एवरीवन। अपने इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ग्लाइकोलिसिस में और लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के दो टाइप्स के बारे में, जो कि हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसको फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो हमने लिखा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज का। एनारोबिक रेस्पिरेशन में वहीं पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पाया जाता है, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी डिफरेंस आता है यहाँ पर। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी के अमाउंट की अगर बात करते हैं तो बड़े लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि 36 या 38 एटीपीज यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। 36 और 38 एटीपीज। वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 एटीपीज। अब ये एनर्जी डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और ये जो दो एटीपी हैं ये सिर्फ ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे सिंथेसाइज हो जाते हैं, उसके बाद कोई एटीपी इसमें नहीं बनता। तो हम बात करने जा रहे हैं अभी ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जो दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में कॉमन पाथवे होता है। ग्लाइकोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है रेस्पिरेशन के लिए, और बहुत ही एंशियंट भी है। ग्लाइकोलाइसिस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए कि ये लगभग नहीं, डेफिनेटली सभी टाइप की सेल्स में पाया जाता है। चाहे वो सेल्स प्रोकैरियोट हैं, चाहे वो सेल यूकैरियोट हैं, फंगी है, प्लांट है, एनिमल है, मैमल है, सभी में ग्लाइकोलिसिस पाया जाता है। और सभी में कॉमन जो लोकेशन है इसकी वो है साइटोसोल। तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। तो मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस भी है। सारे एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए वो सभी साइटोसोल में पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, और ये सभी सेल्स में होता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये कॉमन पाथवे है, यानी कि एनारोबिक पढ़ना हो हमें डिटेल में या एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना हो, ग्लाइकोलिसिस तो हमें दोनों के लिए पढ़ना ही पड़ता है सबसे पहले। तो पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये कैसे आया, इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो ग्लाइकोलिसिस ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक भाषा से, जिसमें से पहला जो है वो है ग्लाइकिस। ग्लाइकिस, इसका मीनिंग होता है स्वीट। स्वीट या फिर हम शुगर ले सकते हैं उसकी जगह पर। और दूसरा जो वर्ड है वो है लाइसिस, वो भी ग्रीक है, लाइसिस। और लाइसिस का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग या लूजिंग, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग। तो ओवरऑल मीनिंग हुआ वर्ड का स्प्लिटिंग ऑफ द शुगर या स्प्लिटिंग ऑफ स्वीट सब्सटेंस, और बेसिकली हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है। 10 स्टेप्स का प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, उसमें मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इन शॉर्ट तो ग्लाइकोलिसिस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। तो ये जो ईएमपी पाथवे नाम दिया गया ये ऑथर के नाम पे है, यानी जिन साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, उन 3 साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम इसको दिया गया है, ईएमपी पाथवे। तो देखते हैं उनके नाम क्या क्या थे। जो पहले साइंटिस्ट हैं जिसमें ई आया है जिनके नाम से, उनका नाम था गुस्ताव एम्बेडन। गुस्ताव एम्बेडन। तो गुस्ताव एम्बेडन के नाम से तो आया ई। जो ये दूसरे हैं इनका नाम है ऑटो मेयरहोफ। ऑटो मेयरहोफ, इनके यहाँ से एम आ गया। और जो तीसरे हैं उनका नाम है
जे के परनास, जे के परनास, इनसे आया पी, तो यहां से आया ई, एम और पी। ये हो गया ईएमपी पाथवे का मीनिंग, जस्ट ऑन द बेस ऑफ नेम ऑफ द ऑथर्स। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, सभी सेल्स उस पे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी सेल्स तो ऐसी हैं जो सिर्फ ग्लाइकोलिटिक पाथवे पे ही डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि ह्यूमन आरबीसी, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिटिक पाथवे से ही अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, वही 2 एटीपी बनते हैं उसके अंदर। हालांकि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, और भी कई सारे ऑर्गन हैं यूकैरियोट्स में या ह्यूमन बीइंग में भी, जैसे कि रीनल मेडुला, वहां पर भी ग्लाइकोलिसिस से ही एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। इवन प्लांट्स में पोटैटो ट्यूबर, क्योंकि वहां पर फूड को स्टोर करना है और स्टोर करना है स्टार्च की फॉर्म में, तो वो पोटैटो ट्यूबर के अंदर भी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस से ही अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। और जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ही है, वो तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ही ग्लाइकोलिसिस पे। तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पाथवे है। इसको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस हम देखेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस को जो पहली फेज है ग्लाइकोलिसिस की, उस फेज का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फेज, या प्रिपरेटरी फेज भी उसको कहेंगे। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसको ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का, तो इसको प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्टमेंट फेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी होंगे कंज्यूम, पहले एटीपी कंज्यूम होंगे बाद में फॉर्म होंगे, तो इसको प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट 5 स्टेप्स को, टोटल 10 स्टेप्स हैं, पहले 5 स्टेप्स हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, जो हम जानते हैं 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड है। और इसमें पहले स्टेप में ग्लूकोज से उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम जो है वो ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम है, और जिसको रिक्वायर्ड होता है एक कोएंजाइम भी, और यहाँ पर वो कोएंजाइम है एटीपी। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हुआ, डुअल फंक्शन प्ले कर रहा है, एनर्जी भी दे रहा है और एज ए कोएंजाइम भी यूज हो रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम एटीपी में से फॉस्फेट ग्रुप को निकालकर ग्लूकोज में 6th पोजीशन पर अटैच करवाता है। कैसे करवाता है वो हम जरा देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू। हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, जो ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग भी करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या होता है। हम जो ले रहे हैं ग्लूकोज, वो अल्फा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया। इसमें नंबरिंग अगर हम करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है जो कि एनोमेरिक होता है ग्लूकोज में, और ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन है। अब जो ये रिंग स्ट्रक्चर बनती है ग्लूकोज की, वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बनती है, कि ताकि मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का, तो स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बन अगर यहाँ पर देखा जाए, तो वो है सिक्स्थ कार्बन, क्योंकि बाकी सब रिंग में है, वो मोर स्टेबल है कंपैरेटिवली। जो सिक्स्थ कार्बन है वो ही सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में हम यहाँ पर एज्यूम करके लिखेंगे। अभी फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, वो आयनिक फॉर्म में होता है, लेकिन हम उसको फॉस्फोरिक एसिड की तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो कैसे दिखता है, उसमें फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होंगे, 5 वैलेंसी होती है फॉस्फेट की, फॉस्फोरस की, इस तरह से होगा। यहाँ डबल बॉन्ड ओ होगा। तो हमने फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, ये देखने के लिए कि कैसे रिएक्शन होती है, कैसे बॉन्ड बनता है यहाँ पर। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो एसिडिक ज्यादा है अभी फॉस्फोरिक एसिड,
और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके रेस्पेक्ट में बेसिक है, एल्केलाइन है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बीच में और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। पूरी तरह से एंजाइम गवर्न प्रोसेस है ये। एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो है ये उसको कैटलाइज कर रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा और ये यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एज इट इज हम इसमें फॉस्फेट को कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम फॉस्फेट को कनेक्ट करके लिखेंगे तो डायरेक्टली पी से डिनोट कर देंगे। अभी इस तरह से बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को वापस से एक बार ड्रॉ किया, जिसमें हम अभी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पी से डिनोट कर देते हैं इसको कि यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है। बाकी की जगह पर हम सारी चीजें लिख लेते हैं। नंबरिंग भी कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल हमारे सामने है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर ग्लूकोज में 6th पोजीशन पे फॉस्फेट लग चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है, क्योंकि हमें ब्रेक डाउन करना है इसको, और ज़्यादा अनस्टेबल करना है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, अल्डो कीटो आइसोमर। ग्लूकोज अल्डो शुगर है और फ्रक्टोज कीटो शुगर है। अब इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा तो एक और कार्बन अनस्टेबल स्टेज में आ जाएगा जिसपे आसानी से अटैक किया जा सकेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ सेकंड स्टेप में, यहाँ पे हुआ आइसोमराइजेशन। तो हम जो एंजाइम का नाम लिखेंगे यहाँ पर वो एंजाइम है फोस्फो फ्रक्टो, या फोस्फोग्लूको भी कह सकते हैं, या हेक्सोज फॉस्फेट भी कह सकते हैं। ये तो हम सबस्ट्रेट का नाम लगा रहे हैं, फोस्फो ग्लूको लिख देते हैं और बाद में आइसोमरेज, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, या फोस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, या हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तीनों नाम एक ही एंजाइम के लिए यूज किए जा रहे हैं। एक और चीज हम साथ साथ मेंशन कर लेते हैं कि जहां हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, वहां पर मैग्नीशियम आयंस की भी रिक्वायरमेंट होती है और सेकंड स्टेप में भी मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों एंजाइम मैग्नीशियम आयन से एक्टिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं ऐसे कि कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट होती है हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के लिए, या ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कौन से आयंस चाहिए होते हैं। तो हमें याद रखना है मैग्नीशियम आयन, जहाँ भी ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम यूज होता हो या आइसोमरेज का होता हो तो वहां पर मैग्नीशियम आयंस लगेंगे। अब थर्ड स्टेप में बात करेंगे। पहले इसको हम देखते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कैसे बना। यहाँ स्ट्रक्चरली देखने वाले हैं हम। तो इसमें से क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट हुआ और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बना, क्योंकि वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। इसमें हमने देखा कि जो कार्बन है वो रीअरेंज हो गए और हम यहाँ पर फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल ऐसे बना रहे हैं जिसमें कि हम 6th पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट लगा के चलेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही फॉस्फेट लगा हुआ है। नंबरिंग कर देते हैं कि यही 6th पोजीशन है। इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि इसमें सेकंड पोजीशन पे एनोमेरिक कार्बन होता है। तो ये फर्स्ट कार्बन है CH2OH वाला इसका ऊपर, और ये सेकंड है यहाँ पर, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन और ये 6th कार्बन है। तो थोड़ा सा हम इसको इस पोजीशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन को, फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास जो लगा हुआ है वो है CH2OH। बिल्कुल ऐसा जैसा कि ग्लूकोज में नंबर 6 वाला कार्बन था, वैसा ही अभी फ्रक्टोज में नंबर 1 वाला कार्बन हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रक्टोज के इस स्ट्रक्चर में
अब जो अटैक होगा वो फर्स्ट कार्बन पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे, वापस से फर्स्ट स्टेप के जैसा ही थर्ड स्टेप में भी इवेंट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी एक एटीपी फिर से कंज्यूम होगा और यहाँ पर बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ और एंजाइम कौन सा आएगा, तो एंजाइम ट्रांसफरेज कैटेगरी का ही आएगा यहाँ पर और उसका नाम होगा फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और बिल्कुल यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयंस यूज होंगे। अब स्ट्रक्चरली ये कैसे हुआ, तो जैसे ही इसके फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, सिक्स पोजीशन पे तो पहले से ही फॉस्फोराइलेटेड था ये, अब जब फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है ओपन, यानी ये जो रिंग स्ट्रक्चर थी ये ओपन चेन में बदल जाती है। अब ओपन चेन को बनाने के लिए हम यहाँ पर 6 कार्बन की एक ओपन चेन ऐसे बनाएंगे जिसमें तीसरे का थोड़ा बॉन्ड हम बड़ा कर लेते हैं ये, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है इसको समझने के लिए। फिर उसके बाद में हम 3 कार्बन को अलग बना देंगे, यानी यहाँ पर होने वाली स्प्लिटिंग अभी फोर्थ स्टेप में होगी स्प्लिटिंग। ये जो 6 कार्बन का एक कंपाउंड है ये 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा अभी फोर्थ स्टेप में। तो हम बनाते हैं पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम फॉस्फेट लगा के चलेंगे दोनों तरफ। तो ये होगा एंड कार्बन CH2, ये एंड कार्बन भी CH2, और इस पे पहले से लगे हुए हैं दोनों तरफ फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फोराइलेटेड हैं पहले से दोनों एंड। अब जो कीटोन होता है, यानी फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, तो वो कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे यहाँ पर होता है। और लास्ट से हम शुरू करेंगे तो इधर हमने OH लिख लिया, इधर H लिखा, इसका थर्ड लास्ट कार्बन भी वैसा ही होता है। हम जो बना रहे हैं वो डी फ्रक्टोज बेसिकली यहाँ पर बना रहे हैं, और यहाँ पर होता है OH इधर और H इधर। अब हम इसकी स्प्लिटिंग देखेंगे। ये तो बन गया हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एंड पर 1 पे भी और 6 पे भी फॉस्फेट लगे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट वे में करेंगे। ये तो चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अकॉर्डिंग टू फ्रक्टोज नेक्स्ट कार्बन होना चाहिए 4, 5 और 6। तो अभी चलो 4, 5, 6 ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें ये तो कार्बन ये जो कंपाउंड बना है हमारा वो थर्ड स्टेप के बाद बना है। फोर्थ स्टेप जब अब होगा तो फोर्थ स्टेप में यहाँ पर इसको स्प्लिट किया जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। और ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज होने वाला है वो है एल्डोलेज। अब वो एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन करके रीअरेंजमेंट करता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ब्रेक डाउन कैसे होता है। ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है दोनों के बीच में से, मतलब क्या है कि 3 कार्बन का एक ग्रुप अलग हो गया और 3 कार्बन का एक ग्रुप अलग हो गया। अब ऐसा होने से जो नंबर 3 पे कार्बन है पहले मॉलिक्यूल में, उस पे एक वैलेंसी खाली हो गई। तो उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जाता है। इसकी मैकेनिज्म केमिकली या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग है, बट फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं समझने के लिए कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसका तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया फुलफिल, यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया। लेकिन जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल में क्या हुआ, दो वैलेंसी खाली रह गई है अभी। नीचे वाले कार्बन पे दो वैलेंसी एम्प्टी दिखाई देंगे हमें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ऊपर वाले में हाइड्रोजन लग गया। तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया। उसको मैं एनसर्कल कर देता हूँ, ये जो एनसर्कल्ड मॉलिक्यूल है ये पूरी तरह से कंप्लीट है अभी। अब जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है उसमें क्या किया जाएगा, जिसमें हम 4, 5, 6 अभी नंबरिंग कर रखी है, उस 4, 5, 6 को अभी हम चेंज कर देंगे। यहाँ से 4, 5, 6 नहीं, अब ये 1, 2, 3 ही हम नंबरिंग करेंगे, 1, 2 और ये 3। अब जो ये 1 कार्बन है इस पे दो वैलेंसी खाली हैं, और यहाँ पर जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है
तो इसमें एल्कोहलिक ग्रुप जो लगा हुआ है उसको एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करके इसको रिकॉन्फ़िगर कर लिया जाता है। तो यहां से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाती है, और जो ये OH था ये अब OH नहीं रहता, ये हो जाता है सिर्फ H, और इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये बन गया हमारे पास एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो सेकंड पे कीटोन है, वो है कीटोन मॉलिक्यूल। और क्योंकि ये ट्रायोज शुगर है इसलिए वो कीटो शुगर और ये एल्डो शुगर। ट्रायोज में जो शुगर आती है एल्डिहाइड फॉर्म में वो है ग्लिसरल्डिहाइड, और जो ऊपर मॉलिक्यूल है वो है एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में दो मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूल का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और जो दूसरा मॉलिक्यूल बना उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट दोनों पे लगा हुआ है, दोनों ही ट्रायो शुगर है। तो यहाँ पर 4 स्टेप के बाद दो मॉलिक्यूल हमें 3-3 कार्बन्स के मिल गए। ऊपर से जो थे मॉलिक्यूल वो सारे 6 कार्बन्स के थे, लेकिन यहाँ पर 3-3 कार्बन में स्प्लिटिंग हो गई है। और जो एंजाइम यहाँ यूज हुआ उसका नाम था एल्डोलेज। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, क्योंकि हम प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, फिफ्थ स्टेप में हो रहा है आइसोमराइजेशन। वापस से ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, कीटोन है, और एल्डिहाइड है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो मॉलिक्यूल है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है, वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला स्टेप कैटेलाइज किया जाता है ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम के एंजाइम से, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम के एंजाइम से ये कैटेलाइज किया जाता है। यानी हम फाइनली ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इंस्टेड ऑफ 1। एक जो था वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिनको हमने स्ट्रक्चरली भी समझा और काफ़ी डिटेल में हमने देखा। अब ये प्रिपरेटरी फेज थी हमारी, इसमें कोई भी एनर्जी अभी तक नहीं बनी है। एक और चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि यहाँ एटीपी जो था वो थर्ड स्टेप में, वो हम लिखना भूल गए, उसको लिख देते हैं। वो एडीपी और एटीपी यहाँ पर बनेगा, एटीपी यूज होगा, एटीपी बनेगा। तो यहाँ पर 2 एटीपी अभी तक यूज हो चुके हैं हमारे, और 2 एटीपी यूज होने के बाद अभी तक हमने देखा कि कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं बनी। तो ये प्रिपरेटरी फेज इसीलिए कही जाती है, या इसमें हम जो भी देख रहे हैं वो एनर्जी कंजम्पशन ही अभी तक देख रहे हैं। अब जो इसके नेक्स्ट वाले 5 स्टेप्स आएंगे उनके अंदर हम देखेंगे कि एनर्जी बनेगी कैसे बनेगी, किस किस फॉर्म में बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पर हम शुरुआत करेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से। तो अभी हमारे पास क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब इस फेज का नाम भी लिख लेते हैं। फेज का नाम है हमारे पास यील्ड फेज, यील्ड फेज, या फिर इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। पे ऑफ मतलब यहाँ पर अब हमें मिलेगा जो कुछ भी मिलने वाला है, तो पे ऑफ फेज भी इसको बोला जाता है। ये है यील्ड फेज या पे ऑफ फेज। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से, स्टार्टिंग हमने करी। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, आगे सब कुछ डबल होगा, हम उसको फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखते चलते हैं कि जब 6th स्टेप आता है, तो जो ये 6th स्टेप है
इसके अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, तो एक तो यहाँ पर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, जो है फॉस्फोराइलेशन। और वो फॉस्फोराइलेशन है बिना किसी एंजाइम के होने वाला, यानी कि यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है। इसको एन एंजाइमेटिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं यहाँ पर। इसमें कोई भी एंजाइम यूज नहीं हुआ फॉस्फोराइलेशन के लिए। एंजाइम यूज होगा इस स्टेप में, लेकिन फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए कोई एंजाइम यूज नहीं हुआ। तो एंजाइम किस लिए यूज हुआ, तो यहाँ पर एक और चीज होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता है डिहाइड्रोजिनेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर NAD+ जो कि है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये एक कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है हमारे एंजाइम के लिए। और ये यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह से भी एक्ट करता है। ये क्या है, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, NAD। NAD+ यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। और इससे बनता है यहाँ पर NADH2, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन का। तो जो एंजाइम यहाँ पर यूज होने वाला है उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज। और जब हम एंजाइम का नाम लिखते हैं तो सबस्ट्रेट का नाम उसके साथ लगा लेते हैं, जिससे कि एंजाइम का नाम थोड़ा बड़ा दिखता है। बट वो बहुत सिंपल होता है, उसको हम सबस्ट्रेट के नाम से जोड़ते हैं मोर स्पेसिफाई करने के लिए कि एंजाइम बेसिकली काम किसके लिए कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। मेन नेम तो है डिहाइड्रोजिनेज, जो वो काम करेगा डिहाइड्रोजिनेज, वो इसका मेन नेम है एंजाइम का। तो डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पर किया गया। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी का एंजाइम है, जिसके बाद जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा वो मॉलिक्यूल होगा, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं नाम को, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ये, अभी लिखते हैं। मॉलिक्यूल का नाम होगा, अभी एक तो फॉस्फेट बाहर से आया, एक पहले से लगा हुआ है, तो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 1,3 बाईफॉस्फो बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अभी ग्लिसरल्डिहाइड नहीं रहेगा, ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट उसको कहना पड़ेगा। ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट। ग्लिसरेट कहना ज्यादा अच्छा है, बट हम ग्लिसरिक एसिड लिख के चलते हैं, ये समझ में आसानी से आ जाता है। तो जो ग्लिसरिक एसिड बना वो क्यों बना, क्योंकि हमने एल्डिहाइड का क्या किया है, ऑक्सीडेशन। और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एसिड प्रोड्यूस होता है, सिंपल। यहाँ पर एंजाइम का नाम दोबारा से लिख लेते हैं, वो है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। अब जो इसके बाद वाला स्टेप है, सेवंथ स्टेप, उसमें क्या होने वाला है, तो सेवंथ स्टेप में यहाँ पर अब पहली बार एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये मॉलिक्यूल रह जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और एक जो फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर लगा हुआ था वो निकाल दिया जाएगा इसमें से, एंजाइमेटिक है ऑब्वियसली। और यहाँ पर ADP से उसमें ATP का सिंथेसिस होगा। पहला एक एनर्जी मॉलिक्यूल बना यहाँ पर, जो कि सबस्ट्रेट लेवल पे बन रहा है, डायरेक्टली ATP बन रहा है। तो सबस्ट्रेट लेवल पे एनर्जी फॉर्म हो रही है यहाँ पर। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है वो है थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, TPP हम शॉर्ट में लिखते हैं उसको, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज। अब उसके प्रेजेंस में यहाँ पर ADP से ATP बन गया। ये नो डाउट कि हम सब कुछ डबल करेंगे बाद में, जो भी कुछ बन रहा है वो ट्वाइस होगा सब कुछ, यानी कि यहाँ पर 2 ही NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 ही ATP बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इस स्टेप में क्या होता है कि जो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप है ग्लिसरिक एसिड में, उसको सेकंड पोजीशन पे चेंज किया जाता है। मतलब एक तरीके का यहाँ
ट्रांसफरेज एंजाइम ही यूज होने वाला है जो ट्रांसफर करेगा फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन इंट्रामोलिक्यूल। और जब इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर होता है किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो वहां पर जो एंजाइम यूज होता है उनको हम म्यूटेज कहते हैं। तो चलिए पहले नाम लिख लेते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये, जो कि बनाया गया है म्यूटेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में। और वो म्यूटेज को स्पेसिफाई करना है तो हमें क्या लिखना होगा? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम्स की एक खास बात होती है कि वो इंट्रामोलिकुलर ही फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। तो ये एंजाइम थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को शिफ्ट करने में हेल्प करता है या कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन के आता है वो अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में, नाइन्थ स्टेप में आ जाते हैं। वहां पर फॉर्म होगा इनॉल फॉर्म, और ये बनेगा फोस्फोइनॉल पायरुवेट या फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फोस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको हम पीईपी भी कहते हैं शॉर्ट में। अब जब ये इनॉल फॉर्म होता है तो एंजाइम तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनोलेज आएगा, इनोलेज। बट एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, और वो है कि यहाँ पर वाटर का भी एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है। वाटर यहाँ पर आता है नाइन्थ स्टेप में। अब इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो एक और फॉस्फेट अभी तक बचा हुआ है। तो एक और स्टेप बाकी है, टेंथ स्टेप, जिसमें यहाँ से बन जाता है पायरुविक एसिड फाइनली। पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। पायरुविक एसिड जब बनता है तो बिल्कुल सेवंथ स्टेप की तरह से ही यहाँ पर एडीपी में से एटीपी फॉर्म कर दिया जाता है। एंजाइम वही होगा, टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज। इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप कंप्लीट होते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फाइनल 5 स्टेप्स थे, इन्हीं में हमें एनर्जी मिली है, एनर्जी फॉर्म हुई है। तो अब जरा मल्टीप्लीकेशन करके देख लें, सब कुछ डबल डबल होगा तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे NADH2 के। 2 ATP बनेंगे 7th स्टेप में, और 2 ATP बनेंगे 10th स्टेप में। तो टोटल जो एनर्जी फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर फॉर्मेशन कितनी हुई है वो देखते हैं। फॉर्मेशन हुई है हमारे पास 4 ATPs। और कंज्यूम कितने हुए थे हमारे पास पहले 5 स्टेप्स में? कंज्यूम हुए थे 2 ATPs। 2 ATPs हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो होगी यील्ड। यील्ड जो हमारे पास आती है इसमें से वो ओनली 2 ATPs आती है, जिनके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATPs ही मिलते हैं। तो ये वही वाले 2 ATPs हैं यहाँ पर जो हमें ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में मिले। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ यही 2 ATPs हमें मिलते हैं। इसके आगे जब पायरुविक एसिड एनारोबिकली परफॉर्म किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो उसमें और कोई भी एनर्जी नहीं बनती। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज बनी है, उसको भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। हमारे पास बने हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 के भी। NADH2 का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 ATPs के इक्विवेलेंट होता है, सॉरी 3 ATPs के इक्विवेलेंट होता है। 3 ATPs के इक्विवेलेंट, लेकिन वो 3 ATPs कहाँ पर बनते हैं? उसमें से 3 ATPs बनते हैं आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। यहाँ पर ये NADH2 अगर बना है तो वो NADH2 ही रहेगा, इसी फॉर्म में कहीं पर यूज होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक नहीं। जब तक एरोबिक नहीं होगा तब तक ये NADH2 ATP में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो ये तो यहाँ पर रहने वाले हैं NADH2 की फॉर्म में। लेकिन इनसे अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 6 ATP का कंट्रीब्यूशन ये दो मॉलिक्यूल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये बैलेंस शीट की तरह से हमने एक देख लिया ग्लाइकोलिसिस में कि हमारे पास इस तरीके से इतने ATP यहाँ पर फॉर्म हुए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी ATP फॉर्म्स इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे,
तो हमारे पास एटीपी का नंबर आया 4 एटीपी फॉर्म्स। एंड हाउ मच इज द यील्ड? यील्ड इज ओनली 2 एटीपीज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और अब इसके आगे हम पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स का जो फर्दर प्रोसेस है एनारोबिक कंडीशंस में वो कैसे होता है वो देखने जा रहे हैं। तो जो पायरुविक एसिड है वो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रोसेस किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो होता है वो प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसको नाम दिया जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्योंकि यहाँ पर एनिमल सेल्स में पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से लैक्टिक एसिड बनता है। अब कैसे बनता है, ये भी एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड, उसको हम जानते हैं कि 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर डायरेक्टली उससे लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, और लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इवॉल्व नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है, तो एक एंजाइम होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है, जिससे कि जो हमारे पास बने हुए थे NaDH2, वो यहाँ पर इस पायरुविक एसिड को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर NaDH2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें से Na D प्लस वापस से फॉर्म होता है, Na D प्लस, और जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ इस एंजाइम के साथ साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है FMN की, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और साथ ही साथ में जरूरत पड़ती है यहाँ पर जिंक की, जिंक आयंस की, Zn+ की, इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो इन सभी की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा देखते हैं कि अगर हम इसको ट्वाइस करें, जैसे कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड थे, तो 2 ही लैक्टिक एसिड बनेंगे। ऑब्वियसली 2 NaDH2 यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो ये वही वाले NaDH2 हैं जो कि बने थे ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, वो यहाँ पर ऐसे कंज्यूम हो जाते हैं। तो कुछ भी बचा ही नहीं है। अभी एनर्जी के नाम पर सिर्फ क्या बचा हमारे पास, वही 2 ATP, 2 NaDH2 जो बने थे वो इस तरह से यहाँ पर यूज हो जाते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनिमल सेल्स में जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है। तो वहां पे क्या पूछा जाता है, किस टर्म में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि यूज ऑफ 6 ATP, यूज ऑफ 2 ATP, 3 ATP, या फॉर्मेशन ऑफ 6 ATP। तो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पायरुविक एसिड, कितने नंबर ऑफ पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। अगर हमने एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल को लिया है तो 3 ATP के जितनी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पर कोई ATP यूज नहीं होता, इनडायरेक्टली, क्योंकि एक NaDH2 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए उसको हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। हमसे वो कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है कि क्या हुआ इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में हुआ, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के लिए एक NaDH2 कंज्यूम हुआ, तो 3 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी यूज हो गई एक पायरुविक एसिड को एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्टली। अगर 2 मॉलिक्यूल हो तो 6 ATP हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लांट सेल्स में। ये तो किसमें था, एनिमल सेल्स में। और एनिमल सेल में एग्जांपल हो गया जैसे कि ह्यूमन आरबीसी, है ना, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी जो होती है उनके अंदर, या फिर स्केलेटल मसल्स में ड्यूरिंग द फैटिक, जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फैटिक आता है ना, तो वो फैटिक जो होता है वो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से ही आता है। तो जब ओवर फंक्शन होता है स्केलेटल मसल्स का ह्यूमन बॉडी में, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो इस तरह के फर्मेंटेशन ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसा मैंने बोला था कि ग्लाइकोलिसिस पे ही डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे ह्यूमन टिश्यू अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब आगे बात करेंगे हम
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जो पाया जाता है प्लांट सेल्स में। तो यहाँ पर है इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स, अब जैसे कि यीस्ट को यहाँ पर प्लांट सेल इंक्लूड किया जाता है क्योंकि लिनियस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंगी भी प्लांट्स में ही रखे जाते हैं। तो हम प्लांट सेल्स में क्या पढ़ते हैं उसको, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब इसमें अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनता है इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे बनता है। तो हमारे पास पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पर पायरुविक एसिड का किया जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, एंड आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड से बनाया जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, अब ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन एसिटल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक बात तो श्योर हो गई कि यहीं पर इसमें से इवॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से इवॉल्व हो गया। अगर हम 2 पायरुविक एसिड लेंगे तो ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगा, सब कुछ ट्वाइस हो जाएगा। अब जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा था, तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पर था पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और इसके बाद एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड को किया जाता है रिड्यूस। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम देख रहे थे ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला था, एक एसिड का मॉलिक्यूल मिला था। लेकिन एल्डिहाइड का अगर यहाँ पर किया जा रहा है रिडक्शन, तो अब हमें मिलता है एल्कोहल, और वो एल्कोहल 2 कार्बन वाला होगा, और 2 कार्बन वाले एल्कोहल को हम कहते हैं इथेनॉल। तो यहाँ पर इथेनॉल का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, और एंजाइम जो यूज होगा उसका नाम है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सिर्फ नाम ऐसा है, यहाँ पर ये नाम काम को डिनोट नहीं कर रहा। बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है उल्टा, क्योंकि इसी जगह पर यही वो स्टेप है जहां पर अभी यूज होने वाले हैं NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल, जो कि रिडक्शन करेंगे। NaDH2 से अभी यहाँ पर बन जाएगा NAD प्लस। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ एसिटल्डिहाइड का, और उसको कैटेलाइज किया एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम ने, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है, तो इसलिए एंजाइम का नाम वैसा दिया जा सकता है। अब इसको हम ट्वाइस कर लेते हैं। हमारे पास 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स थे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बने, और 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल बने। तो ओवरऑल प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बना, इसमें से पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं बन रही, लेकिन उसी तरह से जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने देखा था कि NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, ये भी ट्वाइस हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो वही टर्म्स में यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे हमने वहां पे बात की थी कि अगर एक मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का जिसमें इथेनॉल बना, तो 3 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी लग रही है इनडायरेक्टली। यहाँ कोई एनर्जी नहीं लग रही है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं लग रही है। बट क्योंकि NaDH2 का एक मॉलिक्यूल 3 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी देता है आफ्टर ETS, इसलिए उसको यहाँ पर ऐसा मान लिया जाता है कि एनर्जी लग रही है। बट एनर्जी नहीं लग रही, वो जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है मॉडिफाई करके, तो हमें उस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर प्रोड्यूस करना पड़ता है। अदरवाइज किसी तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रही है, ना कोई एनर्जी यहाँ पर बन रही है, जस्ट एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस है, और उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं इन प्लांट सेल्स। तो यही है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें डिटेल में डिस्कशन किया ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, और लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।